फ्रेंड अनस केमिस्ट्री लेक्चर के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि बेग स्थिरांक किसे कहते हैं और बेग व्यंजक किसे कहते हैं। तो इस लेक्चर में हम बेग व्यंजक सीखेंगे और बेग स्थिरांक के किसी अभिक्रिया का बेग व्यंजक कैसे लिखते हैं और बेग स्थिरांक किसे कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बेग व्यंजक या बेग स्थिरांक। तो किसी अभिक्रिया का बेग उसके अभिकारकों की मोलर सांद्रता, जैसे एग्जाम्पल की बता रहे हैं N2 प्लस 3H2 N2 प्लस 3H2 और 2NH3 का एक अभिक्रिया है। तो किसी अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारकों की मोलर सांद्रता, तो अभिकारक क्या है ये और इनकी सांद्रता क्या है, N की सांद्रता, H की सांद्रता और इनके गुणनफल के जो होती है समानुपाती होती है। तो किसी अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारकों की मोलर सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। माना कोई अभिक्रिया है, माना अभिक्रिया गुण ये है, अभी पिछले लेक्चर मैंने आपको बताई थी ए पे घात ए स्मॉल बी कैपिटल बी सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी, ये कोई एक अभिक्रिया है। तो ये ए बी और ये सी और डी ये क्या है, आपके अभिकारक है। बस ये क्या है, वो रस समीकरण मितीय गुणांक, ये क्या है आपके रस समीकरण मितीय गुणांक, ये क्या है आपके रस समीकरण मितीय गुणांक। तो ए स्मॉल बी स्मॉल सी डी ये क्या है, रस समीकरण मितीय गुणांक है। और ये क्या है आपके, और बी क्या है, ये क्या है आपके अभिकारक है। ए और बी क्या है आपके अभिकारक। और सी और डी क्या है आपके उत्पाद, कैपिटल सी कैपिटल डी। अब इस अभिक्रिया का हमें क्या लिखना है, बेग लिखना है, बेग लिखना है इस अभिक्रिया का हमें। तो किसी अभिक्रिया का बेग उसके अभिकारकों की, तो अभिकारक यहाँ पर क्या है, ए और बी है। तो किसी अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारकों की मोलर सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो समानुपाती का साइन, और मोलर सांद्रता के अभिकारक क्या है, ए आपका ए अभिकारक है और क्या है आपका बी अभिकारक है। ए पे घात एक्स बी पे घात वाई। तो आप ये कह रहे हो एक्स वाई क्या है, तो एक्स वाई को समझाता हूँ फिर मैं आपको। तो किसी पहले ये समझिए, किसी अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारकों की, तो अभिकारक क्या है आपका ए है और क्या है बी। अभिकारक क्या है आपका ए है और बी है और उनकी मोलर सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो मोलर सांद्रता ये अभिकारक एक की और अभिकारक बी की, इनके दोनों गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो एक्स और वाई किसे कहते हैं ये समझिए। यहाँ इस अभिक्रिया में लिख दे रहे हूँ, यहाँ एक्स तथा वाई के मान, यहाँ एक्स तथा वाई के मान ए तथा बी के, जो ए तथा बी के मान है उनके बराबर हो सकते हैं, बराबर हो भी सकते हैं, बराबर हो भी सकते हैं या नहीं। यानी ये अभिक्रिया है, यहाँ पर ये रस समीकरण मितीय गुणांक है ए बी सी डी। तो यहाँ पर एक्स तथा जो वाई के मान है ए तथा बी के मानों के बराबर हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि एक्स तथा वाई के मान हम प्रयोग द्वारा निकालते हैं, क्योंकि हम देख के नहीं निकाल सकते। ये क्या निकालते हैं, एक्स तथा वाई के मान आपके प्रयोग द्वारा निकालते हैं, क्योंकि इन्हें प्रयोग द्वारा निकाला जाता है, क्योंकि इन्हें प्रयोग द्वारा निकालते हैं किसे, एक्स वाई तथा वाई के मान को, क्योंकि इन्हें प्रयोग द्वारा निकालते हैं।
एक्स तथा वाई के मान को हम की प्रयोग के द्वारा निकालते हैं। तो एक्स तथा वाई के मान ए तथा बी के बराबर हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। तो अभिक्रिया का वेग, तो वेग बराबर, जब समानुपाती का साइन हटता है तो क्या था आपका कांस्टेंट। तो वेग बराबर के ए पे घात एक्स और बी पे घात वाई। तो जब समानुपाती का साइन हटता है तो आपका क्या आता है के, और ये क्या आपका, इस पूरे को हम क्या कहते हैं, इसको हमने मान लिया समीकरण एक, इस पूरे को हम क्या कहते हैं वेग व्यंजक। तो इसे क्या कहते हैं वेग व्यंजक। तो वेग व्यंजक आप लिख सकते हैं, इसे क्या कहते हैं हम वेग व्यंजक। और वेग स्थिरांक कैसे कहते हैं, के को हम क्या कहते हैं वेग स्थिरांक। के को क्या कहते हैं हम वेग स्थिरांक। अब एक बात सुनिए, यहाँ पर एक्स वाई की होती है, यहाँ एक्स तथा वाई का योग अभिक्रिया की कोटि होता है तुम्हारा। ये एक्स और वाई की घाते हैं, यहाँ पर इस व्यंजक में, ये व्यंजक लिखा है अभिक्रिया का, इस वेग व्यंजक में एक्स तथा वाई के योग को, एक्स तथा वाई के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो इस जो ये आपका वेग व्यंजक लिखा है, इसमें जो एक्स तथा वाई का योग होता है वो कहलाता है अभिक्रिया की कोटि। तो n बराबर एक्स प्लस वाई, ये क्या हो गया आपका, n क्या है अभिक्रिया की कोटि, और x प्लस एक्स तथा वाई के मान के योग को कहते हैं अभिक्रिया की कोटि। तो n क्या है आपकी कोटि, किसकी, अभिक्रिया की। n क्या है अभिक्रिया की कोटि, और x तथा वाई के योग को कहते हैं हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो ये क्या हो गया आपका वेग बराबर क्या होता है आपका अभिक्रिया का वेग व्यंजक, वेग बराबर के ए पे घात एक्स और बी पे घात वाई। तो आपने तात्क्षणिक वेग मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था। तो तात्क्षणिक वेग क्या होता था आपका, वेग बराबर माइनस, एक तो अवकलन वाला था, एक लिमिट में लिखवाया था मैंने आपको, माइनस डी आर अपॉन डी टी। ये क्या था आपका तात्क्षणिक वेग था। तो आपका एक तो वेग ये है और एक वेग क्या है आपका ये, एक वेग आपका क्या है ये माइनस, क्योंकि अभिकारक है तो माइनस लाएंगे, माइनस डी आर अपॉन डी टी। जैसे मान लिया अपना समीकरण 1 2, तो ये भी वेग ये भी वेग, तो ये क्या होंगे आपस में बराबर हो जाएंगे। तो के बराबर क्या हो जाएगा आपका, के ए पे घात एक्स बी पे घात वाई इजिकल टू माइनस डी आर अपॉन डी टी। तो आपका वेग ये भी था, वेग ये भी था, तो दोनों वेग हैं, तो दोनों के होंगे एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, यानी कि ए पे घात एक्स बी पे घात वाई, और दूसरा वेग क्या है आपका माइनस डी आर अपॉन डी टी। तो यहाँ पर ए भी क्या है आपके अभिकारक मैंने बताया था। तो ए तथा बी के स्थान पर अभिकारक आर ए तथा बी के स्थान पर अभिकारक आर तथा एक्स प्लस वाई के एक्स प्लस तथा वाई के स्थान पर
एन रखने पर, क्योंकि x प्लस वाई का योग क्या होता है आपका अभिक्रिया की कोटि होता है। तो एक बार और समझ लें, यहाँ पर पहले मैंने बताया था शुरू में जब चैप्टर शुरू हुआ था कि ये आपको कोई अभिकारक है आर, आर से क्या बना रहा है उत्पाद पी बना रहा है, तो ये भी तो पूरा अभिकारक होगा आर, और ये क्या होगा आपका उत्पाद पी होगा। तो हम इस पूरे अभिकारक की जगह आर नहीं लिख सकते, इस पूरे अभिकारक की जगह क्या लिख सकते हैं आर, और x तथा y का योग क्या होता है आपका अभिक्रिया की कोटि। ए पे आते हैं x, ए और बी क्या है आपके अभिकारक, ए और बी क्या है आपके अभिकारक, और एक्स वाई क्या है अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि को किससे दिखाते हैं, तो के का के, और ए भी क्या है आपके अभिकारक, अभिकारक का आर, और अभिकारक की जो गाते हैं एक्स वाई इनका योग क्या होता है एन, एक्स वाई का योग क्या होता है एन बराबर माइनस डी आर अपॉन डी टी। ये आपका वेग व्यंजक और तात्क्षणिक वेग क्या था आपका माइनस डी आर अपॉन डी टी, ये इन दोनों के बीच क्या हो गया आपका संबंध। इसके बाद बात करते हैं कोटि की, यानी अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं। वेग व्यंजक में अभिकारकों की घात है जिन्हें प्रायोगिक मान द्वारा निर्धारित किया जाता है तथा उनका योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था, वेग व्यंजक बताया था, वेग व्यंजक, और उस पर जो घाते थी एक्स तथा वाई के योग को कहते थे कोटि। तो वेग व्यंजक एक बार लिख के बताते हैं आपको। तो वेग व्यंजक हमारा क्या आया था, वेग क्या आया था हमारा ए पे घात के, ए पे घात एक्स, बी पे घात वाई, ये क्या हमारा वेग। तो वेग व्यंजक ये हमारा, इसको आगे हमने क्या करा था, वेग व्यंजक को ए तथा बी को क्या माना था अभिकारक, ए तथा बी को क्या माना था अभिकारक, तथा इनका योग अभिक्रिया कोटि का योग क्या होता है एन। तो ये आया था हमारा लास्ट। तो वेग व्यंजक में अभिकारकों की घात हैं जिन्हें प्रायोगिक मान द्वारा निर्धारित किया जाता है तथा उनका योग क्या कहलाता है अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो x तथा y के योग को कहते हैं अभिक्रिया की कोटि। तो n बराबर x प्लस वाई, तो n क्या है यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि। तो वेग व्यंजक में अभिकारकों की घात, तो अभिकारक की घातें क्या है x और y, इन्हें प्रायोगिक मान द्वारा निर्धारित किया जाता है, यानी ये मान हम देख कर ही नहीं बता सकते ना, प्रयोगशालाओं में बताया जाता है देखकर प्रयोग द्वारा। तो तथा इनका योग क्या होता है अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो x तथा y का योग क्या होता है अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो जो अभिक्रिया की कोटि होती है आपकी, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, जो आपकी अभिक्रिया की कोटि होती है वो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, तथा भिन्नात्मक भी हो सकती है। अभिक्रिया की कोटि भिन्नात्मक भी हो सकती है। तो अभिक्रिया की कोटि आपकी 0 भी हो सकती है, कोटि के यानी x तथा y का योग 0 भी हो सकता है, x तथा y का योग 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, तथा भिन्नात्मक भी। भिन्नात्मक हुआ मतलब 1/2, 3/4, 6/7, ये भी हो सकता है आपका। भिन्नात्मक भी हो सकती है क्या आपकी अभिक्रिया की कोटि, यदि आपका x तथा y का योग 0 आया, यानी अभिक्रिया की कोटि 0 आया, तो उसे हम कौन सी कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, शून्य आया अभिक्रिया की कोटि, यानी n का योग x प्लस y का योग क्या आता आया, n का मान कितना है 0 आया, तो उसे कहते हैं हम शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया। अगर x प्लस वाई का योग कितना आया आपका 1 आया, तो उसे कहते हैं हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अगर आपका x तथा y का योग कितना है, n का मान, n क्या है अभिक्रिया की कोटि 2 आया,
तो उसे कहते हैं हम द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। अगर आपका x प्लस वाई का योग 0 आया तो शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, और x प्लस वाई का योग कितना 1 आया तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, और x प्लस वाई का योग 2 आया तो आपकी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। इसका स्क्रीनशॉट लेना, फिर हम बताएंगे आपको आणविकता किसे कहते हैं। बात करेंगे हम आणविकता की, यानी आणविकता किसे कहते हैं। और आणविकता आपको ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाता है कि इस अभिक्रिया की आणविकता बताएं, तो हम किसी अभिक्रिया की आणविकता कैसे बता सकते हैं देखकर। तो मैं आपको बहुत आसान तरीका बताने वाला हूँ आणविकता निकालने का, जिसे आप कभी नहीं भूलोगे। तो अभिक्रिया की आणविकता किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या को उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। जैसा आपकी अभिक्रिया ये है, जैसा एग्जाम्पल के लिए आपकी कोई अभिक्रिया है N2 प्लस 3H2 2NH3, हमें इस अभिक्रिया की आणविकता बताना है। तो आणविकता किस पर निर्भर करती है? अभिकारकों की संख्या पर। क्या लिखा है? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक। अभिकारक किसे कहते हैं? जो इधर भाग लेते हैं। तो अभिकारकों की संख्या को उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। तो इस अभिक्रिया की हमें आणविकता बताना है। तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था रस समीकरणीय मितीय गुणांक, यानी जो आपके अभिकारकों के आगे लिखे होते हैं वो उसके क्या होते हैं? रस समीकरणीय मितीय गुणांक। तो यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, यहाँ पर क्या छुपा है आपका 1, और यहाँ कितना लिखा है 3। तो 1 ये और 3 ये, यानी 1 नाइट्रोजन का अणु है और 3 हाइड्रोजन का अणु है। तो 1 और 3 कितने हो गए? 4। तो इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी हो गई? 4। तो इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी है? अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता 4 है। तो इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी है? 4। तो हमें क्या देखना है? रस समीकरणीय मितीय गुणांक, यानी इसके आगे कितने? ये है 3 है, और इसके आगे क्या है? 1 छुपा हुआ है। तो 1 नाइट्रोजन का अणु और 3 हाइड्रोजन का अणु। तो अभिक्रिया की आणविकता कितनी हो गई? 3 और 1 4। उत्पाद में देखते केवल देखते हैं अभिकारक। ऐसे एक और एग्जाम्पल देखिए, H2 प्लस Cl2, ये क्या बन गया आपका? 2HCl। तो इस अभिक्रिया की आणविकता बताना है। तो इधर तो कोई है नहीं आपका रस समीकरणीय मितीय गुणांक, ना इधर है। तो क्या छुपा होता है? जिधर कुछ नहीं होता उधर क्या छुपा था? 1 और 1 H2 और 1 Cl2। तो इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी हो गई आपकी? 2। तो लिख देना 2 है। इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी है? 2 है। अब एक आधा एग्जाम्पल और बताता हूँ आपको। जैसा आपका 2NO2 है, तो ये टूट के क्या देता है आपका? 2NO प्लस O2। तो आपको याद रखना है कि अभिकारक की देखते हैं बस, अभिक्रिया लिखी हुई आपको बताना है। तो यहाँ पर कितने हैं आपके रस समीकरण मितीय गुणांक कितना है? 2। तो कितने हैं? NO2 2। तो अभिक्रिया की आणविकता इसकी कितनी है? इसकी भी 2 है। जैसे एक और एग्जाम्पल देखिए, आपका क्या है? N2, अभिक्रिया किससे करा है? क्लोरीन से, और क्या बना रहा है? 2NCl3। तो इस अभिक्रिया की आणविकता बताना है। तो किस पर निर्भर करती है? अभिकारक पर। तो यहाँ पर अभिकारक कितना है? 1 है आपका नाइट्रोजन, और क्लोरीन कितने हैं? 3 और 1 4। तो इसकी अभिक्रिया की आणविकता कितनी हो गई? 4, क्योंकि इसका रस समीकरणीय मितीय गुणांक 1 था और इसका कितना था? 3। ऐसे इसका, इसमें जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ छुपा था 1। तो 1 और 3 4, यहाँ 2 लिखा हुआ था। इसकी अभिक्रिया की आणविकता कितनी हो गई? 2। तो हमें आगे देखना है कितना लिखा हुआ है। जिसके कुछ नहीं लिखा उसमें क्या होता है? 1 छुपा। जैसे यहाँ लिखा नहीं था तो 1 छुपा, 1 और 3 4। यहाँ भी नहीं लिखा था तो 1 और 1 4। यहाँ पर 2 लिखा था रस समीकरणीय मितीय गुणांक, तो इसकी कितनी है? 2 है। यहाँ पर क्या है? 3 है। यहाँ कितनी है? 3 लिखा हुआ है आपका आगे, और यहाँ कुछ नहीं लिखा तो 1 छुपा हुआ, तो 3 और 1 4। तो इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी है? 4 है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद आपको आणविकता और कोटि में अंतर बताएंगे। अब बताते हैं हम आपको कोटि तथा आणविकता में अंतर, यानी कोटि और आणविकता में अलग अलग कैसे होती हैं आपस में। तो कोटि तथा आणविकता में अंतर। कोटि प्रयोगों द्वारा ज्ञात की जा सकती है, यानी किसी अभिक्रिया की कोटि है
उसे हम देख कर नहीं बता सकते। ये किससे प्रायोगिक मान है, यानी प्रयोग द्वारा निकाला जाता है। तो कोटि प्रयोग द्वारा ज्ञात की जाती है और इसको अनुमान से ही बता सकते हैं। जैसा कि हमने आणविकता निकाली है तो देख कर ही बता दीजिए, जैसे N2 + 3H2 और 2NH3। तो हमने अनुमान लगाया क्या, एक नाइट्रोजन का अणु और 3 हाइड्रोजन के अणु, कितने हो गए 4, यानी इसका एक छुपा हुआ है इसमें समीकरण में गुणांक जिसका 3, तो उसकी आणविकता कितने होगी 4। तो देख कर बता सकते हैं, तो उसका अनुमान से ही बता सकते हैं। अभिक्रिया की कोटि पूर्णांक यानी 1 2 3 4 भी हो सकती है, और भिन्नांक यानी 1/2 3/4 भी हो सकती है, तथा 0 0 भी हो सकती है। अभिक्रिया की कोटि 1 2 3 4 पूर्णांक भी हो सकती है, भिन्नांक यानी 1/2 3/4 भी हो सकती है, तथा 0 भी हो सकती है। आणविकता सदैव पूर्णांक में होती है, ये 0 तथा भिन्नांक कभी नहीं होती। आणविकता केवल रहती है पूर्णांक भाई 1 2 3 4 ये रहती है, कभी 1/2 3/4 4/5 ये 0 आणविकता कभी नहीं आएगी किसी अभिक्रिया की। अभिक्रिया की कोटि ऋणात्मक भी हो सकती है, यानी अभिक्रिया की कोटि आपकी ऋणात्मक भी आ सकती है -1/2, लेकिन आणविकता आपकी कभी ऋणात्मक नहीं है, हमेशा की होगी पूर्णांक होगी और क्या होगी धनात्मक होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाते रहता हूँ, और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना ना भूलें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।